नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तानी कोशिशों को करारा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने आपसी बातचीत से हल निकालने का दिया सुझाव। पाकिस्तान ने कल रात 60 बॉर्डर पोस्ट और 80 गांव को बनाया निशाना। 17,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान हुदहुद मचा सकता है भीषण कोहराम। अगले 24 से 48 घंटों में ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे में नहीं हुआ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग का फैसला। नितिन गडकरी को मिली 2 दिनों की मोहलत। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने लगाए केंद्र पर गरीबों की अनदेखी के आरोप। हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने कहा प्रदेश सरकार जनता की परेशानियों से अनजान। सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तान की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान को यह विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की सलाह दी। इस बीच रात भर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से गोलीबारी जारी रही। भारत ने भी इस गोलीबारी का माकूल जवाब दिया और अपने 17,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के गोलीबारी की ताजा घटना को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के बाद महासचिव बान की मून ने दोनों देशों से कूटनीतिक समाधान की अपील की है। हालांकि भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के रास्ते मामला सुलझाने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि जल्द ही सीमा पर हालात सामान्य हो जाएंगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई फ्लैग मीटिंग नहीं होगी। As per the situation, there is not going to be any kind of flag meeting because our forces are responding appropriately. And we will see whatever the outcome is there. कल रात पाकिस्तान ने 50 बॉर्डर आउटपोस्ट और सीमा से सटे 35 गांव पर मोर्टार दागे। जम्मू जिले के कंचक और परगवाल के अलावा हीरानगर और कठुआ जिलों में भी फायरिंग हुई। कल के हमलों में 2 महिलाओं की जानें गई हैं। इसके साथ ही भारत में पाकिस्तानी हमलों से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। 70 लोगों के घायल होने की अब तक खबर है। सीमा से सटे इलाकों में 17,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। शाम को इवैक्यूएशन की है एडमिनिस्ट्रेशन ने। लगभग 1500 के आसपास लोग जो 4 कैंप्स में यहाँ पे हैं और उनके लिए सब अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। सिचुएशन बॉर्डर पे टेंस है, इसलिए सभी विलेजेस से जो भी पॉपुलेशन को इवैक्यूएट किया गया है। हमले के बाद बीएसएफ के जवानों ने ठोस जवाबी कार्रवाई की। हालांकि भारतीय जवानों के पलटवार के बाद पुंछ और राजौरी में फायरिंग थम गई है। सीमा पार से इस फायरिंग की एक वजह घुसपैठ को भी माना जा रहा है। ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हो रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे कारण होने का ये है कि अभी काफ़ी बरसात से अपने सारे डिफेंसेस वगैरह जो फेंसिंग वगैरह लगी हुई थी वो टूट गई है। टूटने से क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस काफ़ी हो रहे हैं, तो अभी उनको घुसने का मौका मिल रहा है तो ये घुसाना चाहते हैं। सरकार ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 5,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच खबर आई है कि कल रात पाकिस्तानी सेना ने भारत के 60 बॉर्डर पोस्ट और 80 गांव को निशाना बनाकर गोलीबारी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने या घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। आइए अगली अहम खबर का रुख करते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हुडहुड 12 तारीख को ओडिशा के तट को पार कर जाएगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर लेने का दावा किया है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान हुडहुड के 12 तारीख को ओडिशा के तट को पार कर जाने की आशंका है। जानकारों के मुताबिक इसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश में भारी बारिश होगी। साथ ही 140 किलोमीटर तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। During the course of movement, it is likely to further intensify. By tomorrow, it will intensify as a severe cyclonic storm. Tomorrow morning onwards, and along with enhancement in the intensity, the wind speed also would intensify. इस बीच एनडीआरएफ ने कहा है कि वो तूफान से निपटने के लिए कई कदम उठाने जा रहा है। हमने सैटेलाइट फोन्स को भी देने की सोची है कि सैटेलाइट फोन्स हम वहाँ आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा को देंगे। उसके अलावा कल से हमारा राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम स्टार्ट हो जाएगा।
We are emphasizing more on setting up the communication network. राज्य सरकार ने भी कहा है कि फेलिन तूफान के वक्त जैसे प्रबंध किए गए थे, इस बार भी उसी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। All preparations have been made like they were for Cyclone Phylon, and all the concerned departments have made contingency plans. तूफान हुदहुद इस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर असर डाले है, जिसकी वजह से वहां स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने साफ कर दिया है कि गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को जीरो डिस्चार्ज व्यवस्था को लागू करना होगा। टिनरीज, पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की थी कि डिस्चार्ज को धीरे धीरे करके कम किया जाए। दिल्ली में आयोजित नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से सभी औद्योगिक इकाइयों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। तो इसमें जितना हो सके आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी आपको परेशान करने में, क्योंकि बालक माँ को मार के जिंदा ना रहे, लेकिन माँ ये भी चाहती है कि बालक का पेट भरे और माँ भी बची रहे। बस इतनी जो बात मैं कह रही हूँ उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनडीए सरकार मनरेगा में संशोधन करके इसका प्रारूप बदलने की तैयारी कर रही है। सरकार इस स्कीम का दायरा सीमित करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय से सूचना के अधिकार के तहत हाल ही में मांगी गई जानकारी में ये बात सामने आई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट के तहत 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचता है। अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो इन परिवारों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अभी तक स्कीम के तहत बेनामी ठेकेदार संचालित कार्यक्रम में मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60-40 था, जिसे अब बदलकर 51-49 किया जा रहा है। साथ ही स्कीम में अति पिछड़े वर्ग और आदिवासी लोगों को ही शामिल किया जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। गरीबों का कानून है, इसलिए आप कानून को ही भंग कर दोगे? सवाल ही नहीं है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड दीजिए, उनको और पारदर्शी तरीके से लाइए और जवाबदेही होनी चाहिए। जहां भी करप्शन आता है वहां पे दंड होना चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा के विकास के मद्देनजर 3 दिवसीय इंस्पायर कार्यक्रम का कल दिल्ली के प्रगति मैदान में समापन हो गया। इसमें गोवा की विज्ञान छात्रा जुलेका को नेशनल अवार्ड के तहत गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 900 छात्रों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक साइंस मॉडलों का प्रदर्शन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रदर्शनी इंस्पायर तक पहुंचने के लिए इन बच्चों ने देश भर के लाखों बच्चों को मुकाबले में पीछे छोड़ा था। लेकिन बीते 3 दिनों में इस प्रदर्शनी में इन युवा वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक खोजों को इन मॉडल्स के जरिए प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में गोवा की 10वीं की छात्रा जुलेका को गोल्ड मेडल मिला। जुलेका को ये पुरस्कार कचरे से जैविक खाद्य बनाने के लिए दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश की 9वीं की छात्रा जैनी जानवी को सिल्वर मेडल मिला। उन्हें रेल ट्रैकों की सफाई के अनूठे मॉडल के लिए ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा असम के 11वीं के छात्र संजू पॉल को पानी की बचत और एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़े मॉडल के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला। पुणे के प्रभु किरण जादव को ट्रेन में कंप्रेस्ड एयर जनरेशन से जुड़े आविष्कार वाले मॉडल के लिए ब्रॉन्ज मिला। इन सभी को इंस्पायर की ओर से लैपटॉप, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज से सम्मानित किया गया। It feels really great, but I couldn't have done it without my mother and the prayers of family and friends and support also. When I go back to my school, our friends also feel very proud about me that I have got silver medal, and our teachers also will appreciate me. सबसे पहले तो पार्टी करूँगा, फिर घर जाके डांस करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा जो मन में आए वही करूँगा। फिलहाल तो बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर विजय राघवन भी इन युवा वैज्ञानिकों की सोच से बेहद प्रभावित दिखे। स्टूडेंट्स को देख के इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि बाहर के दुनिया में कितना इंटरेस्ट है साइंस में, और वो इंटरेस्ट अगर ये प्रोजेक्ट्स को जाके देखें तो वो दिखाई देती है। इंस्पायर नेशनल अवार्ड 2014 के साथ 56 राज्य स्तरीय अवार्ड और 11 इंस्पायर क्षेत्रीय अवार्ड भी दिए गए। इन युवा वैज्ञानिकों ने बाद में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल
इंस्पायर साइंस प्रतियोगिता के विजेताओं से मुलाकात की। इन युवा वैज्ञानिकों ने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव साझा किए। उपराष्ट्रपति ने इन युवा छात्र छात्राओं की कोशिशों की प्रशंसा की। मोहम्मद हामिद अंसारी ने नए वैज्ञानिक प्रयोगों की उपयोगिता के बारे में भी छात्रों से जानकारी दी। आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के उस पार डालेंगे एक नजर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी समर पर। और अब कुछ अहम खबरें महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हैं। विवादित बयान देकर फंसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक की मोहलत दे दी है। इससे पहले उन्हें बुधवार तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन गडकरी ने चुनाव प्रचार में व्यस्तता का हवाला देकर जवाब देने में असमर्थता जाहिर की। गौरतलब है कि नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों के लोग उन्हें जो कुछ भी उपलब्ध करवाएं वो रख लें, लेकिन वोट उन्हीं की पार्टी को दें। चुनाव आयोग ने गडकरी के भाषण का संज्ञान लेते हुए आचार संहिता के उल्लंघन में उन्हें नोटिस जारी किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। राज्य में सरकार बनी तो उसमें सभी वर्गों की हिस्सेदारी होगी। रायगढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर कथनी और करनी में फर्क करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के वादों को न सिर्फ दरकिनार किया है, बल्कि देश की सुरक्षा की भी अनदेखी की है। कैंपेन में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने पृथ्वीराज चव्हाण सरकार की तारीफ की और राज्य में विकास को गति देने के लिए कांग्रेस को एक बार फिर मौका देने की अपील की। हमारी सरकार मनरेगा, आदिवासी बिल, जमीनी अधिकरण बिल, गरीबों के जो भी कानून थे, खुले में नहीं, बंद कमरों में उनको आस्ते 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 खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि राज्य में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और गरीबों के लिए खास योजनाएं शुरू की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में राज्य का विभाजन बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री का विभाजन के खिलाफ बयान प्रधानमंत्री ने दिया तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि बीजेपी अलग विदर्भ राज्य के समर्थन में है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है। पुणे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान ने प्रचार अभियान को गरमा दिया है। विरोधी दलों को बीजेपी पर दो तरह की बात करने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि उनकी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है और इस नाते अलग विदर्भ राज्य का समर्थन करती है। हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने जैसी बातों को कोरी अफवाह बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि उनके प्रधानमंत्री रहते महाराष्ट्र का विभाजन नहीं होगा। कांग्रेस ने इस पर चुनावी चुटकी ली है। हमने बार बार कहा है कि जो भी आपका स्टैंड है किसी भी पार्टी का, देश के किसी भी हिस्से का, स्पष्ट होना चाहिए। चुनावी लालच से, सीटों के लालच से, इलेक्टोरल कैंपेन्स के आधार पर ये नहीं कि आप दोगली आवाज़ में बात करें, एक तरफ एक वायदा करें, दूसरी तरफ दूसरा वायदा करें। अगर आप विभाजन के लिए हैं तो स्पष्ट करिए, अगर नहीं है तो वो स्पष्ट करिए। महाराष्ट्र के कुछ खंडों में अपना जनाधार विकसित करने में जुटी समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। मुझे लगता है सब राजनीतिक मुद्दे हैं, सत्यता कुछ नहीं है। जनता को दूसरे सपने दिखाई दे रहे हैं जैसे लोकसभा में दिखाए गए थे, और करा कुछ जाएगा, किसी की हैसियत नहीं राज्यों का बंटवारा का। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगाया था। उद्धव अपनी चुनावी रैलियों के साथ पार्टी मुखपत्र सामना में भी बीजेपी पर महाराष्ट्र के बंटवारे का आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में एक चुनावी रैली की और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी का हौसला बुलंद है। अमित शाह ने कहा कि कभी सबसे आगे रहने वाला महाराष्ट्र अब काफी पीछे है। राज्य में पिछले 15 साल से पंचायत से लेकर संसद तक एनसीपी और कांग्रेस का शासन था, लेकिन राज्य में विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि कई सालों के बाद, 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी 288 में से 288 सीटों पर चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत के लिए जनता के सामने उपस्थित है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी से चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी के चुनाव प्रकोष्ठ ने इस मामले में शिकायत की थी। 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 12 सितंबर से ही लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा था कि वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसा आनन फानन में किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कल कई रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा को स्कैम हरियाणा से स्किल हरियाणा बनाने का दावा भी किया, तो किसानों, महिलाओं और नौजवानों के मुद्दों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा में प्रचार अभियान में विकास के मुद्दों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया। स्किल डेवलपमेंट हो, हर नौजवान का हाथ में हुनर हो, उसकी भुजाओं में बल हो, उसके सपनों को साकार करने के लिए सरल सीधा मार्ग हो, ये काम हम हरियाणा की धरती पर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक में भी रैली की। यहां उन्होंने परिवारवाद की राजनीति और हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर दिया। हरियाणा के गांवों से भी नौजवान हरियाणा छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के और प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हुए। जो हरियाणा हिंदुस्तान का पेट भरता है, उस हरियाणा का नौजवान खुद का पेट भरने के लिए हरियाणा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, इससे बुरा कोई हाल उस राज्य का नहीं हो सकता है। हरियाणा में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कामकाज की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उखलाना में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि नीतिगत तौर पर बीजेपी किसान और गरीब विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान के, गरीब आदमी के, दलित के, बैकवर्ड क्लास के हित में पार्टी कभी हो नहीं सकती। ये नीति नहीं है उसकी। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के छारा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हर तबके के विकास का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का विकास मॉडल गुजरात के मॉडल से बेहतर है। चाहे वो गरीब का कि विवाह श्रवण योजना के माध्यम से जब गरीब के घर में शादी होती है तो आर्थिक मदद की बात हो, 31,000 से 51,000 तक की अगर कहीं मदद होती है तो हरियाणा में होती है। गुजरात की बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्या कारण है कि गरीब की बेटी की गुजरात में शादी होती है तो 3100 की मदद होती है और हरियाणा में शादी होती है तो 31,000 और 51,000 की मदद होती है। ये भी एक पैमाना है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर हालात का जायजा लेने के लिए उपचुनाव आयुक्त विनोद जुत्शी 2 दिन के दौरे पर हैं। बुधवार को जुत्शी ने चुनाव कराने की संभावना पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जुत्शी ने बाढ़ से हुई तबाही, राज्य सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। आज जुत्शी घाटी के 10 जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वेस्टइंडीज के साथ पहले वनडे में भारत की शर्मनाक हार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में इबोला के पहले मरीज की मौत के बाद पश्चिमी देशों में चिंता पसर गई है। स्पेन में इबोला से पीड़ित नर्स और उनके संपर्क में आए सभी लोगों को गहन निगरानी में रखा जा रहा है। ब्रिटेन ने इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित सिएरा लियोन में अतिरिक्त सैन्य दस्ते और हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया है। टेक्सास के डलास प्रांत में थॉमस एरिक डंकन की मौत के बाद अमेरिका में डर का माहौल है। इसके बाद अमेरिका ने पश्चिम अफ्रीका से आने वाले विमान के लिए बुखार और इबोला संबंधी जांच के खास उपाय किए हैं। वहीं स्पेन में इबोला से पीड़ित स्पेनिश नर्स टेरेसा रोमेरो को लेकर वहां भी डर फैला हुआ है। स्पेनिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Es un tema importante. Hoy hemos conocido las últimas noticias en Estados Unidos y desde luego como tal nos lo tomamos en serio. ब्रिटेन ने सिएरा लियोन में मदद पहुंचाने के लिए 750 सैन्य जवान, 3 हेलीकॉप्टर और 100 बिस्तरों वाला नौसैनिक अस्पताल भेजने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने यूरोप में इस वायरस से संबंधित फैलाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के देशों को इसके लिए आगे आने की अपील की है। As long as the virus is circulating among people, it has the capacity to go anywhere in the world, and it has the capacity to cause illness anywhere in the world. That's why it's really important that the whole world comes behind the affected countries and helps them as quickly as possible. सिएरा लियोन में इबोला मरीजों के शव को दफनाने का काम पटरी पर लौट आया है। इससे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी रिस्क भत्ता की मांग के साथ हड़ताल पर चले गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इबोला से अब तक 8,033 लोग पीड़ित हुए हैं, जिनमें से 3,879 लोगों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया तुर्की सीमा पर इस्लामिक स्टेट आतंकियों की दखल के बाद तुर्की में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इससे कड़ाई से निपटने की दिशा में वो आगे बढ़ें। देशव्यापी प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कोबानी में आईएस के कब्जे के बाद कुर्द लड़ाकों ने भी आतंकियों के खिलाफ आक्रामक लड़ाई का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नाटो बलों ने साफ कर दिया है कि आईएस के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। हांगकांग में कल से लोकतंत्र समर्थकों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की सरकार की शर्तों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल वार्ता पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सरकार ने इस बातचीत से पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो संवैधानिक मसलों और कानून पर बातचीत करेंगे। प्रदर्शनकारी इस मसले पर राजनीतिक बातचीत चाहते हैं। बात क्रिकेट की। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 124 रन से मिली शिकस्त के लिए अपनी टीम की बल्लेबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी टीम एक मजबूत टीम है। कोच्चि में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 322 रनों का लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 321 रन बनाए। बर्लोन सैमुअल्स के नाबाद शतकीय पारी और दिनेश रामदीन के अर्धशतक की बदौलत वेस्टइंडीज 300 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने 66 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके जवाब में भारतीय टीम 41 ओवर में 197 रनों पर धराशायी हो गई। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन ने 68 और अजिंक्य रहाणे ने 24 रन बनाए। हालांकि ये सलामी जोड़ी अभी पूरी तरह टिक भी नहीं पाई थी कि रहाणे रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तानी कोशिशों को करारा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने आपसी बातचीत से हल निकालने का दिया सुझाव। पाकिस्तान ने कल रात 60 बॉर्डर पोस्ट और 80 गांवों को बनाया निशाना। 17,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान हुडहुड मचा सकता है भीषण कोहराम। अगले 24 से 48 घंटों में ओडिशा में भारी बारिश की आशंका। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं।
वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे में नहीं हुआ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग का फैसला, नितिन गडकरी को मिली 2 दिनों की मोहलत। और महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने लगाए केंद्र पर गरीबों की अनदेखी के आरोप। हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने कहा प्रदेश सरकार जनता की परेशानियों से अनजान।